नमस्कार फरीदाबाद। हमारे खास प्रोग्राम पहला सुख निरोगी काया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, जो कि एक सांस रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए बात करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है कई बार और हमारे को उतनी प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। अच्छे से ढके रहें, सिर भी, पाँव भी और पूरे बॉडी पार्ट्स भी। और दूसरा, प्रेफर करें कि जो जिन टाइम में सनलाइट अवेलेबल है, मतलब सुबह से 10 से लेके 5 बजे तक, आजकल तो कई बार दिन में भी नहीं आ रही है धूप, उसी समय आउटडोर रहें और उसके बाद तुरंत चुपचाप अंदर घर में रहें या कहीं बाहर गए तो भी अंदर ही आ जाए। बाहर अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में बाहर ना रहें। जी सर, वैसे तो बाहर निकलते टाइम मास्क आजकल तो हर किसी को, मतलब कोई भी है जो विदाउट मास्क ना निकले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क पहनना तो कंपलसरी है। वो तो अभी जब तक कोरोना से हम पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं कर सकते, मास्क पहनना बिल्कुल कंपलसरी है और सोशल डिस्टेंसिंग करना भी कंपलसरी है। ठीक है, चाहे वैक्सीन के लिए हल्ला हो गया कि वैक्सीन आ रहा है, रोज आप अखबार में पढ़ रहे हैं कि अब 5 दिन में आने वाला है, 15 दिन में आने वाला है, या बहुत जल्दी हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले लग जाएगा या वरिष्ठ नागरिकों को लगेगा। परंतु ये है कि वैक्सीन आने का ये मतलब नहीं होगा कि मास्क त्याग दिए जाएंगे। मास्क अभी भी रहेंगे। मेरा मास्क भी यही है। हाँ। वो मेरे को सिर्फ इंटरव्यू के लिए उतारना पड़ा है, वरना ठीक है। और दूसरा ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अभी भी पालन करना है। ठीक है, मास्क अभी भी हमें बचाएगा। और दूसरा, जैसे वैक्सीन भी आ रहा है तो उसमें भी कई वैक्सीन की 2 डोजेज हैं। ठीक है, तो अब वो उनको अपना असर करने में भी समय लगेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज वैक्सीन लगाया और कल मैं बाजार में बिना मास्क के और भीड़ में घूम रहा हूँ। हाँ, वो बचाव भी रखना है, उसका एंटीबॉडीज बनने में भी समय लगेगा। सर, आपके पास फिलहाल मतलब ओपीडी में इजाफा हुआ है मौसम चेंज में या कम हुई है? ओपीडी में सांस वाले पेशेंट्स में तो हल्का इजाफा हुआ है, परंतु कोरोना के पेशेंट्स में थोड़ी कमी आई है। तो क्या आप उन्हें आप उन्हें ओपीडी में आने की सलाह देते हैं कि कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं उनको प्रेफर भी ये बोलता हूँ कि वो 12 से 3 के बीच में आए। जब तक कि ये उम्मीद की जाती है कि सूर्य निकल आए होंगे, तो उस समय कम से कम थोड़ी सी वातावरण में थोड़ी सी गर्मी होती है। तो सुबह मतलब बहुत जल्दी आने की जरूरत नहीं है। और मैं सुबह इवन पेशेंट को मैं लगे आगे चीज और ऐड करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग को, खासकर सीनियर पेशेंट को बहुत शौक है कि वो सुबह सुबह 6 बजे उनको मंदिर या गुरुद्वारे जाना है। वो बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत ठंड है इस समय। इस समय आप जल्दी से बीमार हो सकते हैं, ना केवल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, इवन हार्ट अटैक और लकवा, स्ट्रोक्स बहुत बढ़ जाते हैं सर्दी के मौसम में। हाँ, बीपी वालों को भी अपनी दवाई बिल्कुल टाइम से लेनी है और बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। और हमारे जो सांस के मरीज हैं उनको इनहेलर बाकायदा लेने हैं और शॉर्ट एक्टिंग रिलीफ मेडिसिन के इनहेलर अलग से भी रहते हैं, जो कि उन लोग को अपने पास ही रखने हैं अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं इन केस ऑफ ट्रबल। और जैसे टीबी के पेशेंट्स हैं तो उनके लिए यही है कि भाई इस समय क्या होता है कि कभी खून आने का डर रहता है खांसी में, अगर कुछ चीज अनकंट्रोल्ड है। बेसिकली ठंडी हवा से और आपको ठंड से बचाव रखना ही है सारे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स को, चाहे वो किसी रोग के भी हैं। हाँ, वो तो है कि मतलब बुजुर्गों को खासकर ख्याल रखना है कि वो मतलब परहेज ही करें कि इस टाइम पे निकलने का। चलो बच्चों को तो इस टाइम पे ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के जैसे थोड़ा सा एक दूसरा ये भी था कि इवन जो इवनिंग वॉक है शाम के लोग, वो भी मैंने सबको मैं मना करता हूँ। मैंने बोला है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, कई रिटायर्ड लोग हैं, जिनको बिल्कुल होता है कि हम तो 1 घंटा पार्क में घूमने जाएंगे, तो मैंने उनको बोला है कि बेस्ट टाइम 1 से 2 है दोपहर में। और देख लें उस समय सुबह से पूरे खिले हुए हो तो बेस्ट टाइम होगा सैर करने के लिए। मतलब जो लोग शाम को 5 से 6 जा रहे थे, ले जा रहे, तो बेटर है वो दोपहर में कर लें जो उसमें करने, rather than शाम को या रात को करके बीमार पड़े। सर, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन है और लोग यहाँ पे भी मतलब ज़्यादातर जिनको बीमारियाँ हैं, तो किस तरह की सावधानी बरतनी? देखो, रही बात पॉल्यूशन की, उसके लिए हम सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। वो तो है। ठीक है, अभी एक समस्या जो मैं यूजुअली देखता हूँ वो ये है कि शहर वाले गांव वालों से सिर्फ सारा आरोप मर देते हैं कि तुम पराली जला रहे हो और सारा पोल्यूशन कर रहे हो और हमें सांस हो रहा है, हमें वो हो रहा है। पर हम ये भूल जाते हैं कि इस समय हर घर में 2-2 कार खड़ी है। ठीक है, कोई भी फरीदाबाद पूरे औद्योगिक क्षेत्र में। जी सर, आप बता रहे थे कि
हम लोग गांव वालों पे थोप देते हैं। एक्चुअली ये बुरा ट्रेंड है। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं ना सूट बूट में, वो तो सब गांव वालों को ही गाली देते हैं, पराली जला के हमने पोल्यूशन कर दिया। और इस समय 15 सेक्टर में मेरे ख्याल से हर आदमी घर में 2 या 3 कार तो जरूर है जो चल रही है सड़क पे, ठीक है। प्लस औद्योगिक नगरी होने की वजह से हमारे पास बहुत इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ठीक है। अभी तो कोरोना के टाइम में बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद थी, पर जैसे वो खुली हैं वो एक साल तो बहुत अच्छे पॉल्यूशन लेवल में बहुत सुधार हो गया था। पर अब विंटर स्मॉग की वजह से एक तरफ से तो फॉग हो रही है, ऊपर से धुआं, तो वो जो स्मॉग क्रिएट हो रहा है वो फिर पॉल्यूशन कर रहा है। हाँ, मतलब फॉग और स्मोक दोनों मिलके मिलके स्मॉग मिलके बन हो जाते रहा हैं, है। और वो क्या होता है कि वो नीचे की लेयर्स में सस्पेंडेड रहते हैं जी। एटमॉस्फेयर की, तो उसकी वजह से सांस वालों को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो क्या तो उनके मतलब सॉल्यूशन है कि लोगों को देखो, किस तरह अगर से स्मॉग मतलब वाले दिन है, देखो आपको पहले तो पता तो लग ही रहा है कि भाई आज ये है, हाँ हाँ तो बेटर ये है कि अगर आपका कोई अवॉइडेबल वर्क है तो मत करिए, क्योंकि मर जाएंगे उस मौसम में अगर आप सांस के मरीज हैं। सांस के क्या मैं बोलूँगा, इवन हार्ट के मरीजों को भी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनवेरिएबली उनमें सांस की प्रॉब्लम या लो ऑक्सीजन हो। सर अब जैसे स्ट्रेन आया है, न्यू स्ट्रेन आया है कोरोना का, तो लोगों में बहुत दहशत होगी, क्योंकि फरीदाबाद में भी सुनने को आया था कि जो ब्रिटेन से एक महिला लौटी थी, उनको न्यू स्ट्रेन से वो इफेक्टेड है, लेकिन बाद में पता चला था कि उनपे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस बारे में लोगों को कैसे आप देखो, न्यू है तो वो बेसिकली कोरोना का ही एक वायरस की रोटाइप नहीं, पर ये है कि इस वायरस की टेंडेंसी है, जो ये जितने भी वायरसेस हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं या कोरोना वायरसेस, इनकी टेंडेंसी होकर अपना भेष बदलते रहते हैं ताकि इनका सर्वाइवल ज़्यादा देर तक रहे, वरना आमतौर पर वायरसेस धीरे धीरे वीक होते जाते हैं। तो अब ये है कि जो ब्रिटिश स्ट्रेन है, वैसे तो गवर्नमेंट ने बहुत तत्परता से काम किया है, पहले एक बार फ्लाइट्स रोक दी थी और फिर जितने लोग आए उनको क्वारंटाइन में रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को तकलीफ तो होती है, पर ये है कि इस बार गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रही है इस चीज़ में, और अभी जो लोग नहीं भी पकड़ में आए थे उनकी कंटैक्ट ट्रेसिंग भी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली कर रही है, इवन साउथ इंडिया में भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बाकी जितने ब्रिटेन में जितने जो नए स्ट्रेन के पेशेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई डेथ ज़्यादा हुई है, बेसिकली वो स्ट्रेन संक्रामक ज़्यादा है, तो वो बल्कि हमें और चेता रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर उपयोग करना है। हाँ, जैसे फेस्टिवल सीजन में लोग बहुत ज़्यादा मतलब लापरवाही फेस्टिवल करते भी, हैं। और अभी हॉलीडे सीजन भी रहा है, बीच में स्कूलों की जब छुट्टी रही विंटर वेकेशन, तो बहुत से लोग बाहर भी गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ इंटरमिंगलिंग तो होगा ही उन लोगों से जो ब्रिटेन से आए हैं या, तो क्योंकि सभी लोग तो कंटैक्ट ट्रेसिंग में नहीं आते, पर ये है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इस बार ट्रेस कर रही है। सर एक साइड कोरोना और दूसरी साइड न्यू स्ट्रेन आ गया, मतलब अब इसी बीच कम से कम 10 से 11 राज्यों में बर्ड फ्लू। हाँ, तो वो असल बर्ड फ्लू अब अलग चीज हो गया। वो फ्लू बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो कोरोना वायरस है। अब जो फ्लूज हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस क्या है, जैसे इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे अब पीछे स्वाइन फ्लू के आउटब्रेक हुए थे अराउंड, सबसे ज़्यादा अमेरिका से 2010 में हुआ था। तो जो स्वाइन फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली के हैं। तो यूजली हमारे यहाँ पे पहले H1N1 नाम का स्ट्रेन था या H1N1 वायरस था। अब बर्ड फ्लू आया है, इसमें H5N1 या H5N8 वायरसेस हैं। पर यूजली ये है कि बर्ड से डायरेक्ट कंटैक्ट सिर्फ पोल्ट्री फार्मर्स या ब्रीडर्स को है, जनरल पब्लिक को है नहीं। और दूसरा, अभी बहुत ज़्यादा केसेस कोई ऐसे नोटिस नहीं किए गए हैं कि वो जानवरों से या बर्ड्स से, पोल्ट्री से फार्मर्स को पब्लिक को पहुँचे। पर ये है कि ये आउटब्रेक बीच बीच में होते रहते हैं, इवन साउथ ईस्ट एशिया में भी हुए थे, हमारे यहाँ पे भी पहले हुए, इवन नॉर्थ ईस्ट में। उसका सोल्यूशन सिर्फ फिलहाल यही है कि वो बर्ड्स मार दिए जाते हैं बेचारे, और कोई उसका वो है नहीं। और रही बात हमारे एहतियात बरतने की, वो ये है कि आपको अनकुक्ड अंडा या मीट बिल्कुल नहीं खाना है, रॉ बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। तो हमारी बात हो रही थी उस पर, हमारे जो बर्ड फ्लू है, तो अभी तो ज़्यादा वो मैंने जैसे बताया ना, वो अभी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और इनसे ज़्यादा रिलेटेड इशू है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है
जिन लोग के सिर्फ पोल्ट्री फार्म की जिनका सोर्स ऑफ इनकम है, उनके लिए बहुत बड़ी आपदा हो जाती है ये, क्योंकि वो सारे बर्ड्स को हमें मारना पड़ता है और कोई सोल्यूशन भी नहीं है। और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी बीमारी कैरी कर सकते हैं, हाँ। जिनको हम रोक नहीं सकते, उनके साथ समुद्र पार से आएगा। अब जैसे यहाँ पे भी कुछ बत्तख वगैरह में भी फ्लू के पर वही है कि अब जब जो भी अगर किसी इलाके में डिजीज बढ़ जाता है, इवन एक्चुअली हमारे यहाँ पंचकूला में गवर्नमेंट ने बहुत वो भी किया है, बहुत सारी बर्ड ट्रेनिंग की है, तो उसमें कोई मतलब उसका सोल्यूशन कोई और है नहीं। और हमारा जो एज मतलब हम लोग को ये है कि जो भी मीट ईटर्स हैं वो बिल्कुल कुक्ड खाएंगे, और इवन एग्स के लिए भी ये है कि उनको बॉइल्ड प्रेफर करें, क्योंकि उसमें हम 100% 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में देते हैं, तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि कोई हो तो उसमें वैसे गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उन्होंने बीच में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बीच में रोके थे, तो वो अब एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ही होगा। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि टीबी के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो हमारे फरीदाबाद में टीबी के पेशेंट्स की मतलब अप्रॉक्सीमेट कितनी संख्या होगी, क्या मतलब बढ़ रहा है या कुछ हमारा मतलब उसकी क्योर हो पाएगी? देखिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे से डॉट्स प्रोग्राम कैरी आउट कर रही है, जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत है, जिसके अंदर मरीजों को फ्री दवाई दी जाती है। और फ्री दवाई के अलावा अभी तो गवर्नमेंट उनको फ्री उनके बैंक अकाउंट में आधार से लिंक करके उनको इवन 500 रुपये की राशि भी दी जा रही है, ताकि वो अच्छा खाना खा सकें और इवन सपोर्ट कर सकें अपने आप को दवाई के लिए, और कुछ भी अच्छे खाद्य पदार्थों के लिए, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, और मोदी जी ने तो उसको बिल्कुल ही एज अ मिशन बना रखा है कि उनको इरेडिकेट करना है टीबी, क्योंकि बहुत सालों से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलते रहे हैं, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, और आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम टीबी है, ठीक है। पर ये है कि उसमें 10 से आप मान के चलिए कि अब स्पूटम पॉजिटिव जो है, मतलब वो लोग जिनके बलगम में कीटाणु आ रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। अब इवन छोटे पीएचसी लेवल पे भी गाँव में भी स्पूटम माइक्रोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और पहले एक टेस्ट होता था सीबी मैट, जिसमें हम टीबी कीटाणु का डीएनए डिटेक्शन कर सकते थे, तो वो इवन अब पीएचसी लेवल पे भी गवर्नमेंट ने अवेलेबल कराया है। प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारा यूपी हॉस्पिटल है, और प्लस मेडिकल कॉलेज है, ईएसआई मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ ही है, रोहतक मेडिकल कॉलेज है। तो इन सब में जो फेल हुए टीबी के केसेज हैं, जिनको ड्रग रेजिस्टेंट या एमडीआरटीबी बोलते हैं, उनके लिए भी फ्री दवाइयों का रखा गया है। प्राइवेट सेक्टर में तो इलाज चल ही रहा है टीबी के पेशेंट का, प्लस गवर्नमेंट ने खुद से इतनी फ्री सप्लाई और इतना फोकस रखा है ताकि मरीजों को क्योर किया जा सके। और नई दवाइयाँ कुछ आई हैं बेलेकुलिन नाम से, और ये वो गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली फ्री सप्लाई के लिए रखी है। इवन हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करते हैं स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर के साथ, जो कि कोई कलिस केसेज हैं या ड्रग रेजिस्टेंट केसेज हैं, हम लोग उनको सहयोग भी देते हैं, उनको पूरा नोटिफाई भी करते हैं, प्लस उनको भेजते भी हैं, ताकि वो जिन लोग के ट्रीटमेंट फेल हो रहे हैं उनकी हम गवर्नमेंट से हेल्प ले सकें और वो उनके देख रेख में डाल सकें। तो जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनमें ये कोरोना को इन्फेक्शन मतलब हो सकता है वायरस को? देखो टीबी वालों में जो पिछले अप्रैल से लेके अभी तक का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं हुआ कि टीबी वालों को बहुत ज़्यादा कोरोना हुआ, ऐसा नहीं है। ये मैंने जरूर देखा है, क्योंकि हम लोग ने भी बहुत कोरोना पेशेंट ट्रीट किए। ज़्यादा कोरोना जो है वो हमें डायबिटीज़ वाले मरीज में बहुत ज़्यादा कोरोना मिला, और वो ठीक करने में भी बहुत दिक्कत आई। और दूसरा, जो पेशेंट मोटे हैं, ओबीज हैं, उनको कोरोना ने बहुत तंग किया। तो जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को कोरोना ने इतना इफेक्ट क्यों किया? वो उस पर भी तो देखिए मॉलिकुलर लेवल पे तो स्टडीज चलेंगी कि क्यों हुआ, परंतु ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कोरोना ने ज़्यादा भयावह रूप दिखाया। क्या उनकी इम्यूनिटी कम होती है? इम्यूनिटी कम थी, और मेरा तो ये भी सोचना है कि डायबिटीज़ वालों ने कभी अपनी डायबिटीज़, कई पेशेंट ने उसको सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि ओपीडी में कई बार मरीज आके बोल देते कि तो 250 तो हमारा नॉर्मल ही रहता है। जो ये लोग बोल रहे थे कि 250 हमारा नॉर्मल रहता है, वो सबसे ज़्यादा इस बीमारी में दुख पाए। अब कोरोना ने कम से कम ये सबक जरूर दिया है कि अब आपको फिट रहना है, पतला भी होना है, और शुगर भी कंट्रोल करना है। हाँ ये तो है सर। ये हर बंदे को अपना ईयरली
या हाफ ईयरली अपना एक रूटीन टेस्ट कराना चाहिए था। तो डायबिटीज का टेस्ट तो वैसे कोई महंगा नहीं होता, छोटे मीटर पे भी शुगर नापी जा सकती है, तो कुछ ऐसा महंगा होता नहीं है। मतलब कोई भी किसी भी आर्थिक स्थिति का आदमी कभी भी शुगर तो कभी भी टेस्ट करा सकता है। सर आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि भगवान करे 2021 हमें कम से कम बीमारी मुक्त मिले। अभी हम जनवरी महीने में हैं। दूसरा, हमें गवर्नमेंट के साथ सहयोग करना है, क्योंकि अब वैक्सीन चालू हुआ है आना। वैक्सीन को लेके भी लोगों के दिमाग में संशय है। एक्चुअली 1000 लोग को या जितनी स्टडीज हुई उसमें वैक्सीन लगा, पर किसी एक को साइड इफेक्ट होता है तो झट से मीडिया ना वो जो साइड इफेक्ट वाला होता है उसको हाईलाइट कर देती है, ठीक है, पर बहुत से लोग उससे बचाव भी मिल रहा है। अब बाकी गणने मान्य लोगों ने भी वैक्सीन विदेश में लगाए हैं। यूएस के प्रेसिडेंट ने भी लगवाया है, पुतिन के प्रेसिडेंट ने भी लगाया। तो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन बिल्कुल कोई ख़राब है, अच्छे वैक्सीन है। और गवर्नमेंट बहुत ही उनको ऑलमोस्ट फ्री पे हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स का तो बहुत ध्यान रखेंगे कि हमें पहले दिया जा रहा है और सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है। आई थिंक ग्रेजुअली, क्योंकि हम सबसे बड़े प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया वैक्सीन के, तो प्रॉब्ली हमारी जनता को भी आगे आगे मिलता जाएगा। अभी मतलब हमारे सुनने में आया है कि गर्भवती महिलाओं को उनको नहीं, और 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है भारत में। और गर्भवती महिलाओं में थोड़ा सा वो संशय रहता ही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक्टिव स्ट्रेन होते हैं तो वो और कई टीकों के लिए भी ऐसा ही होता है कि कई जो है वो प्रेगनेंट औरतों को नहीं देते। पर ये है कि मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, एक तो मास्क नहीं छोड़ें। मुझे प्रोग्राम में बिना मास्क में देख के ऐसा मत समझिए कि मास्क हो गई है तो वो केवल मधु सामने बैठी है और वो ले रही इंटरव्यू, इसलिए मैंने उतारा, नहीं तो मैं तो हमेशा पहन के रखता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि मास्क छोड़ना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, हैंड वॉशिंग घर पे और बाहर भी। और मैं बहुत सैनिटाइजर का वो नहीं हूँ, साबुन पानी अभी भी सबसे अच्छा है, ठीक है। जब आप लौट के आए बाजार से तो एक बार धोएं। वैसे भी एक बहुत अच्छी आदत है कि हम खाना खाने से पहले हाथ धोएं, कोई भी जरूरी काम करने से, कभी भी आँख या नाक में उंगली जाने का डर रहता ही है। तीसरा ये है कि वैक्सीन में मैं चाहूँगा कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, ठीक है। वैक्सीन प्रोग्राम बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो इसमें हमें सबको कोऑपरेट भी करना होगा गवर्नमेंट मशीनरी के साथ, ठीक है। बाकी ये है कि मोटे लोग भी पतले हों, स्वस्थ हों, डायबिटीज़ वाले कंट्रोल करें, सांस वाले इनहेलर टाइम से लें और अपने डॉक्टर को टाइमली मिले। एक कुछ लोग हॉस्पिटल डर से नहीं आ रहे थे कि भाई बहुत कोरोना है, कई लोग अपनी सर्जरीज बिगाड़ के बैठे हैं। किसी को ऑपरेशन कराना था, वो 1 साल से रोक के बैठा है कि कोरोना कब जाएगा। ऐसा नहीं हो कि वो कॉम्प्लिकेट हो जाए और बाद में जानलेवा हो जाए। तो ये है कि अब वो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। हाँ, मतलब अभी छोटी सी चीज को भी लेके हाँ, लापरवाही ना ऐसा नहीं हो करें। कि बाद में वो कहीं इस डर से कि कोरोना है तो उस चक्कर में ऐसा नहीं कितनी कॉम्प्लिकेट हो जाए कि बाद में लाइलाज हो जाए। ये बहुत ऑब्जर्व किया जा रहा है कि सर्जरी की बहुत से पेशेंट्स डर के मारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं और वो बाद में जब आते हैं तो वो बहुत बुरी स्थिति में होते हैं कि सर्जन को भी बहुत मुश्किल होती है। थैंक यू सर। Thank you. नमस्कार फरीदाबाद, हम अगली बार फिर मिलेंगे पहला सुख निरोगी काया में। तब तक के लिए नमस्कार।